नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर की इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं जीके जीएस और हिंदी करंट अफेयर्स के साथ में किस प्रकार के प्रश्नों का इसमें समागम किया गया है। जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी में इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर हम ओरली मुख से दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाएं, तो राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालेगा, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, संविधान में एक नियम है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तो उपराष्ट्रपति उस कार्यभार को संभालेंगे, और यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहते हैं तो उस कार्यभार को कौन संभालेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 68। कौन सा, 68, अनुच्छेद 68। ठीक है, तो इस अनुच्छेद 68 के तहत क्या होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति का कार्यभार वो भी किस प्रकार का, कार्यवाहक रूप में कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सबसे पहले इस प्रक्रिया के द्वारा सीधे राष्ट्रपति बनने वाले पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हिदायतुल्ला। कौन, हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, अभी हाल ही में ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। भारत ने, ब्राजील ने, दक्षिण अफ्रीका ने या रूस ने। देखिए, हाल ही में एक तो G20 की बैठक हुई है। ठीक है, G20 की वो कहाँ पर हुई है, भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, G20 कहाँ पर, G20 कहाँ पर, नई दिल्ली में, नई दिल्ली। जिसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, PM मोदी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो G20 की अध्यक्षता किसने की थी, PM मोदी ने। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स देखिए 5 अक्षरों से बना हुआ एक संगठन है, जिसमें 5 अक्षरों के एक एक नाम के ऊपर एक एक अक्षर लिया गया है। जैसे B से ब्राज़ील, ब्राज़ील, ब्राज़ील। ठीक है, और R से रसिया यानी रूस। ठीक है, I से इंडिया, इंडिया, और C से चीन, चाइना। ठीक है, और S से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब इसकी जो बैठक हुई है वो हुई है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। किसमें, जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में, बर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग में इसकी बैठक हुई है हाल ही में। ठीक है, और वही दक्षिण अफ्रीका ही इसका क्या बना था, अध्यक्ष बना था। यदि इसकी तारीख देखी जाए तो तारीख क्या थी, 21 से 24 अगस्त 2023, अगस्त 2023। ठीक है, कब हुई थी, 21 से 24 अगस्त 2023। ठीक है, ये संगठन कब बना था, संगठन बना था आपका 2006 में, 2006 में। लेकिन इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, 2009 में, 2009 में पहली बैठक। ठीक है, ब्रिक्स समिट की पहली बैठक कब हुई थी, 2009 में, और गठन कब किया गया था, 2006 में गठन। ठीक है, अच्छा, ये तो है 15वां, कैसा, 15वां। ठीक है, और जो 14वां हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था, 14वां चीन में। वो भी वर्चुअल रूप से हुआ था क्योंकि कोविड चल रहा था उस समय। तो 14वां चीन में, कहाँ हुआ था, चीन में, वर्चुअल रूप से, वर्चुअल। ठीक है, और अगर देखें इस बार इसमें जो नए सदस्य जुड़े हैं उन नए सदस्यों के बारे में देखें
तो 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं वे? सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, अर्जेंटीना, मिस्र, और इथियोपिया, ठीक है। एक बार पुनः देख लो, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया। नोट कर लीजिए इनको। और आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई पैसे चुरा रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? इस प्रश्न में सर्वनाम का प्रकार बताना है। संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या अनिश्चयवाचक है, बताइए। तो देखिए, जो संबंधवाचक है इसमें क्या होता है? संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है, इसकी परिभाषा जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अच्छा, इसके जो उदाहरण होते हैं, जैसे जो शब्द मुख्य होते हैं, जो शब्द के वाक्य के अंदर आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जो, सो, ठीक है, वे आदि, ठीक है। जैसे वह कौन है जो अभी ऑफिस गया है, ठीक है, वह कौन है जो अभी ऑफिस गया है। और वह कौन सी मिठाई है जो सबको अच्छी लगती है, ठीक है। जो पढ़ेगा सो नौकरी पाएगा। तो इस प्रकार से ये शब्द इसमें बीच में आते हैं। अब देखते हैं निश्चयवाचक के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द से निश्चयात्मकता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस सर्वनाम से किसी संज्ञा का निकट या दूर होना प्रकट किया जाता है, ठीक है ना। यह हमारी वीडियो है, यह पास के वस्तु को यानी निकट का बोध करा रहा है, ठीक है। और वह दूर खड़ा लड़का मेरा भाई है। इस प्रकार से निकटता का और दूरी का बोध कराता है। तो यह शब्द, यह और वह शब्द, यह होता है पास के लिए और वह होता है दूर के लिए। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वह सर्वनाम जो किसी भी प्रश्न का बोध कराता है, यानी ऐसा सर्वनाम जो उत्तर की अपेक्षा करता है किसी सामने वाले से, ठीक है। तो वह क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वह कौन है या मेरे पास कौन आएगा, ठीक है। तुम क्या खा रहे हो। तो इस प्रकार से क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है। इस प्रकार से इन प्रश्नवाचक शब्दों के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ भी ये पता नहीं चलता है कि बात किसके बारे में चल रही है, ठीक है। तो जैसे कोई पैसे चुरा रहा है, कोई तो पैसे चुरा रहा है लेकिन कौन चुरा रहा है ये नहीं पता है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? अनिश्चयवाचक। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 5 जून को, 23 मार्च को या 2 फरवरी को, बताइए। देखो, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस, ठीक है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। अच्छा, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 फरवरी को।
कब? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या होती है आर्द्र भूमि? जो रामसर साइट्स के अंतर्गत आती हैं, इस प्रकार की भूमियाँ जिनमें गीलापन अधिक होता है यानी जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, वे आर्द्र भूमि कहलाती हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि कहलाती हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है? ठीक है, आपको बताना है। ये जनजातियां दी हुई हैं, लेपचा, मोपा, तोड़ा और लुसाई। तो बताइए किस जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है? ठीक है, तो देखिए जो लेपचा है आपकी, ये कहाँ पर पाई जाती है? लेपचा पाई जाती है आपकी सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम, सिक्किम। ठीक है, और ये मोपा कहाँ पाई जाती है? मोपा पाई जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, जो सही उत्तर है। सही उत्तर क्या है? मोपा। अब देखते हैं तोड़ा के बारे में। तोड़ा कहाँ पाई जाती है? तोड़ा पाई जाती है आपकी तमिलनाडु, तमिलनाडु में। ठीक है, और लुसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मिजोरम, मिजोरम और मणिपुर में, मणिपुर। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मोपा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भृत्य शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? जो भृत्य शब्द है, इसका सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो भ्राता, भ्रमर, भार्या और परिकर, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए, भ्राता के पर्यायवाची क्या होते हैं? भ्राता कहते हैं भाई को। किसको? भाई। ठीक है, और इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? भ्रात, भ्रात, भ्रातृ, भ्रातृ। ठीक है, सहोदर, सहोदर। इसके अलावा अनुज, अनुज, अग्रज, अग्रज। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई के पर्यायवाची हो गए। अब देखते हैं भ्रमर के। तो भ्रमर किसे कहते हैं? भ्रमर कहते हैं भौरा को, भौरा। ठीक है, और भौरा के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? अली, अली। अच्छा, अली में और अली में अंतर होता है। जैसे जो मात्रा होती है अली, तो ये जो होता है, ये होता है सखी के लिए, सखी। ठीक है, सखी के लिए। किसके लिए? जो सहेली होती है किसी भी स्त्री की, उसके लिए अली शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। मधुप, मधुप, भृंग, भृंग, मधुकर, मधुकर। ठीक है, भ्रमर शब्द के सही पर्यायवाची क्या हैं? भौरा, अली, मधुप, भृंग, मधुकर। ठीक है, और हमारा तीसरा शब्द है भार्या। भार्या किसका पर्यायवाची शब्द है? भार्या है पत्नी का। किसका? पत्नी का। इसके अन्य क्या होते हैं? सहचरी, सहचरी, गृहिणी, दारा, धर्मपत्नी, धर्मपत्नी। ठीक है, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी। ठीक है, अब देखते हैं परिकर शब्द के पर्यायवाची शब्द। तो परिकर का मतलब क्या होता है? परिकर का मतलब होता है नौकर। क्या होता है? नौकर। इसके अन्य क्या होते हैं? चाकर, चाकर, सेवक, परिकर, भृत्य, भृत्य। ठीक है, किंकर, दास, अनुचर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? परिकर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
इनमें से कौन सा शहर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, कन्नौज। बताइए कौन सा इनमें से सही उत्तर है। तो देखिए आपका जो मुरादाबाद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है पीतल की नगरी के लिए, यानी पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। पीतल नगरी भी कहा जाता है इसे। पीतल 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 के बर्तन बर्तन ठीक है, पीतल के बर्तन बनते हैं यहाँ पर। तो मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तनों के लिए, और इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीतल नगरी। अब देखते हैं बरेली के बारे में। बरेली में बनते हैं माचिस की तीलियां। ठीक है, माचिस की तीली बनती हैं और बांस से संबंधित कारोबार होता है यहाँ। ठीक है, बांस नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसे। और कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज प्रसिद्ध है इत्र उद्योग के लिए। इत्र, जिसे सेंट भी कहते हैं, सेंट। ठीक है, और इसके अलावा बीड़ी जो होती है, बीड़ी, नशा वाली बीड़ी जो होती है, उसके उत्पादन और सप्लायर के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक बीड़ी यहीं पर उत्पादित और सप्लाई की जाती हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सहारनपुर में। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखते हैं नक्शा में कहाँ कहाँ पर किस जिले का स्थान है। तो देखते हैं, देखो यदि यूपी का नक्शा देखा जाए तो कैसा है? गैंडे के आकार का, और गैंडे के सींग के रूप में ये सहारनपुर है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं बरेली को। बरेली कहाँ पर है? इस स्थान पर, ये बरेली, सहारनपुर इस जगह पे, ये आपका सहारनपुर। ठीक है, इस जगह पे। अब देखते हैं कन्नौज के बारे में। ये है आपका कन्नौज। देखिए ये इस स्थान पर ये कन्नौज है। ठीक है, क्या है? कन्नौज, कन्नौज। और इस स्थान पर है मुरादाबाद। ये जो पीले रंग में है ये क्या है? मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून और 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। तो बताइए इनमें से क्या सही है? तो देखिए जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आरबीआई और सभी बैंकों के लेन देन की गणना इसी वर्ष चक्र में चलती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इस वर्ष काठमांडू कलिंग साहित्य जो महोत्सव मनाया गया वो कहाँ मनाया गया था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया गया था? ललितपुर में, आगरा में, मथुरा में या झांसी में? तो देखिए ललितपुर में काठमांडू कलिंग महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, आगरा में कौन सा मेला? बटेश्वर मेला लगता है, बटेश्वर मेला। ठीक है, मथुरा में कौन सा लगता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूर्णिमा मेला। ठीक है, झांसी में कौन सा लगता है? झांसी में लगता है पंचकुइया मेला, पंचकुइया। ठीक है, पंचकुइया मेला। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भूमि का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है क्या कहलाता है? ये 3 ओर से घिरा हुआ भाग है जल से, ये क्या कहलाएगा? ठीक है, तो द्वीप, प्रायद्वीप, जलडमरू मध्य या खाड़ी, ये इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए इसे कहते हैं प्रायद्वीप। भारत के नक्शे में इसी प्रकार का मानचित्र है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत।
क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। अब देखते हैं द्वीप और जलडमरू मध्य के बारे में। तो देखिए, जो द्वीप होता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है ऐसे कोई भूमि का टुकड़ा अचानक से जल के बीच में से उभर आता है, ठीक है, ये जल है, और ये भूमि का कोई हिस्सा ऊपर आ गया तो उसे द्वीप बोलते हैं, ठीक है। चारों तरफ जल है और बीचा बीच में पृथ्वी। अब जलडमरू मध्य के बारे में देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ये श्रीलंका है और ये भारत है, इन दोनों के बीच में जो स्थान है ना, इस प्रकार से यूं खुला हुआ स्थान है और जल का आपस में मेल हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, जलडमरू मध्य। डमरू के प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है, तो जलडमरू मध्य कहलाता है। जलडमरू मध्य में क्या होता है कि जो पानी होता है वो भूमि के दो टुकड़ों को अलग अलग बांटता है, ठीक है, जल संधि भी कहते हैं इसे। और खाड़ी क्या होता है, खाड़ी में जैसे बंगाल की खाड़ी है, इसमें इस प्रकार से बना हुआ है ना, और ये इसका मुंह ऐसे खुला हुआ होता है, ये देख रहे हो, इस प्रकार से, ठीक है, यूं खुला होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, प्रायद्वीप। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। जो द्विसदनीय संसद की प्रणाली लागू की गई है संसद में, संविधान में, वो कहाँ से ली गई है, ये आपको बताना है। तो देखिए, फ्रांस है, वहाँ से क्या लिया गया है, वहाँ से गणतंत्र की व्यवस्था, गणतंत्र राष्ट्र की व्यवस्था, ठीक है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था, सशक्त केंद्र की व्यवस्था। राज्यपाल पद वो कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है ब्रिटेन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसके अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है। पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है, पक्षी, पर्यावरण, जीवाश्म या वंशागति। तो देखिए, पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी, ठीक है। और वंशागति के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्री राजगोपालाचारी, सरदार बलदेव सिंह। बताइए इनमें से कौन सही उत्तर है। तो देखिए, जो अंतरिम सरकार थी उसका गठन कब किया गया था, उसका गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। और इसमें ये चारों को ही कोई न कोई पद दिया गया था, किसी न किसी प्रकार का मंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या पद दिया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्री। क्या, खाद्य एवं कृषि मंत्री, कृषि मंत्री, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। और श्री राजगोपालाचारी को क्या पद मिला था, शिक्षा मंत्री, ठीक है। और सरदार बलदेव सिंह के पास में कौन सा पद था, वो था रक्षा मंत्री। अब जो बचा हुआ ऑप्शन है
वो क्या है? वो है बाबू जगजीवन राम। ठीक है, बाबू जगजीवन राम। यही इस प्रश्न का सही है, उत्तर है श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। भारत में जादूगोड़ा नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के उत्खनन के लिए, तांबे के उत्खनन के लिए, सोने के उत्खनन के लिए, या यूरेनियम के उत्खनन के लिए? तो देखिए, चांदी के उत्खनन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? राजस्थान के उदयपुर जिले में एक जावर नामक स्थान है। जावर, उदयपुर में जावर। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। ये चांदी के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। और तांबे के लिए है राजस्थान में खेतड़ी। किसमें? झुंझुनू जिले में खेतड़ी ठीक है। सोने के लिए है कर्नाटक में कोलेरू। कोलेरू नामक स्थान है। ठीक है, वहां से सोने के खदान निकलते हैं, तो उनमें से सोने का निष्कासन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? यूरेनियम के उत्खनन के लिए जादूगोड़ा नामक स्थान प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? झारखंड के सिंहभूमि जिले में। झारखंड का सिंहभूमि जिला, सिंहभूमि। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुवाना नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपको बताना है। कुवाना नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की, गोमती की, यमुना की, या गंगा की? बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? तो घाघरा की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, उन्हें देखें। तो वो है, एक तो है शारदा। ठीक है, एक है राप्ती, छोटी गंडक। ठीक है, अब देखते हैं गोमती की सहायक नदी, वो कौन सी है? साई नदी। और एक है कल्याणी नदी। ठीक है, अब देखते हैं यमुना की। किसकी? यमुना की है चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, अब देखते हैं गंगा की सहायक नदी। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है। इसमें देखते हैं कुवाना नदी कहाँ पर है। तो देखिए, ये है कुवाना नदी। इस स्थान पर ये कुवाना नदी है। ये यहाँ से जो जा रही है, ये कुवाना नदी है। ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और ये किस में मिल रही है? ये मिल रही है घाघरा में। ठीक है, घाघरा में आके मिल रही है। तो किसकी सहायक नदी हुई? घाघरा की। अब घाघरा की अन्य जो सहायक नदियां हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, इस स्थान पर ये शारदा नदी आकर मिल रही है। ठीक है, शारदा नदी। और यहाँ से ये राप्ती नदी आ रही है। ये कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर। ठीक है, नक्शे में गोमती नदी कहाँ पर है? गोमती नदी देखिए, यहाँ पर ये गोमती नदी है, यहाँ पर। ठीक है, और ये यमुना नदी है। ये यमुना नदी आ रही है यहाँ से होके। ठीक है, यमुना नदी आ रही है और कहाँ पर मिल रही है? गंगा में। यहाँ पर ये गंगा नदी आ रही है। ठीक है, और इनका संगम कहाँ पर होगा? प्रयागराज में। ठीक है, यमुना की सहायक नदियाँ चंबल। ठीक है, यहाँ पर ये चंबल है और ये मिल रही है यहाँ पर बेतवा। कौन सी? बेतवा। गंगा की सहायक नदियों में देखिए, ये है काली नदी। यहाँ पर ये काली नदी है। ठीक है, और ये यमुना भी इसी में मिल रही है। ठीक है, और गोमती भी इसी में मिल रही है। और गोमती की सहायक नदी कौन सी है? साई नदी। ठीक है, साई नदी। घाघरा भी गंगा की सहायक नदी है, यहाँ पर आकर मिल रही है। ठीक है,
इसके अलावा जो दिखाई नहीं दे रही हैं उनमें है रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी और सोन एवं महानदी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं, वो कौन सा है। देखिए, सही उत्तर है इसका घाघरा। क्या है? घाघरा, घाघरा। ठीक है, तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पर पूर्ण होते हैं। यहाँ से आगे की क्लास प्रैक्टिस सेट सीरीज की कल होगी। ठीक है, पर डे बने रहिए हमारे साथ में। और हमारी अन्य क्लासेज प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग की चल रही है और कुछ क्लासेज पहले की पड़ी हुई हैं, उन सभी को देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत किया कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम लिखते नहीं हैं यहाँ पर और आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, तो वो आपसे चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए आप स्किप मत कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पूरा लाभ मिलेगा पूरी क्लास का। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। और यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों की वीडियोस की डिमांड करते हो, यदि आपको लगता है कि ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और क्लास आपको अच्छी लग रही है, इसी प्रकार की और भी क्लासेज आपको चाहिए, तो इनका नोटिफिकेशन आपके लिए पहुंचता रहे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का जो बटन है वो दबाना होगा। ठीक है, उसे दबा लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, हमें दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी सी क्लास के साथ में, प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के साथ में। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।